मैं प्रशांत दुबे हिंदी भाषा के क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम देखते हैं द्वंद्व समास। तो देखिए द्वंद्व समास क्या है। तो जब हम किसी सामासिक पद का विग्रह करें तो अव्यय प्राप्त हो, उन पदों के मध्य क्या प्राप्त हो, अव्यय। अव्यय कौन कौन से हैं, और या, और या। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, सबसे पहली बात तो ये कि द्वंद्व ऐसा लिखा जाता है, वर्तनी शुद्धि में पूछता है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं आप, द्वंद्व मतलब दोनों द के नीचे व रहता है, ये बताने का मतलब है। तो द्वंद्व समास क्या है, तो जब हम किसी सामासिक पद का विग्रह करें तो विग्रहित पदों के मध्य यदि अव्यय प्राप्त हो, अव्यय कौन कौन से हैं, और या, इन दोनों में से कोई एक प्राप्त हो, या को अथवा भी कहते हैं, प्राप्त हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे देखते हैं राम श्याम जा रहे हैं, तो जब हम इसका विग्रह करेंगे तो क्या बनेगा, राम और श्याम जा रहे हैं। तो राम और श्याम के बीच क्या प्राप्त हुआ, और नाम का अव्यय प्राप्त हुआ। तो राम श्याम में क्या है, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास की एक अन्य विशेषता यह है कि द्वंद्व समास की एक अन्य विशेषता यह है कि इसमें सभी पद प्रधान होते हैं, मतलब विग्रहित होने वाले सारे पद प्रधान होते हैं। 2 पद भी हो सकते हैं, 3 पद भी हो सकते हैं, 4 पद भी। द्वंद्व समास में 2 से लेकर अनेक पद हो सकते हैं, है ना। तो द्वंद्व समास में जितने भी पद रहते हैं वे सारे पद प्रधान होते हैं। पुस्तकों में दिया रहता है कि द्वंद्व समास के दोनों पद प्रधान रहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास है। जिस समास के सभी पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास है, तो भी द्वंद्व समास है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं द्वंद्व समास में कुछ अन्य चीजें। तो आपने समझ लिया कि जब हम किसी सामासिक पद का विग्रह करें और दोनों के मध्य अव्यय प्राप्त हो तो वहां द्वंद्व समास होता है। जैसे अभी मैंने बताया क्या, राम और श्याम। वैसे ही हम देख लेते हैं क्या, पाप पुण्य। तो पाप पुण्य का जब हम विग्रह करते हैं तो क्या बनता है, पाप या पुण्य, या इसको पाप अथवा पुण्य ऐसा भी लिख सकते हो, है ना। जैसे मैं कहूं क्या, राधा कृष्ण, तो क्या बनेगा, राधा और कृष्ण। तो जहां कहीं भी किसी सामासिक पद का विग्रह करने पर विभिन्न पदों के मध्य अव्यय प्राप्त होता है वहां क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। अब द्वंद्व समास के हम लोग क्या पढ़ते हैं, प्रकार। द्वंद्व समास के क्या पढ़ेंगे, प्रकार। तो पहला प्रकार है इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व समास। दूसरा प्रकार है समाहार, जिसे समूह कहते हैं, समूह द्वंद्व समास। और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास के 3 प्रकार होते हैं। सभी पुस्तकों में 3 प्रकार दिए हुए हैं, इसलिए द्वंद्व समास का कितना प्रकार होता है ये पूछा जा सकता है। द्वंद्व समास के कितने प्रकार हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तीनों के नाम पूछे जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार द्वंद्व समास का नहीं है, तो इन 3 नामों के अलावा एक और नाम दे देगा, सह द्वंद्व समास करके, जो कि है ही नहीं, है ना। तो ऐसा आपको पहचानना होगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। ठीक, अब अलग अलग करके इन द्वंद्व समास को हम समझते हैं। इतरेतर द्वंद्व समास 2 भागों से मिलकर बना है, इतर धन इतर। इतर का अर्थ क्या होता है, अच्छा दोनों में गुण स्वर संधि हुई है, इतर धन इतर। तो इतर का अर्थ होता है भिन्न या पृथक, भिन्न या पृथक। तो जहां 2 ऐसे पदों में समास हुआ हो जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र हो, जहां 2 ऐसे पदों में समास हुआ हो, या 2 से अधिक, जहां ऐसे पदों में 2 पद हो सकते हैं या अधिक पद, जहां ऐसे पदों में समास हुआ हो जो अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो। कैसे अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हो, एक दूसरे पर आश्रित नहीं हो, जैसे मैं क्या कहूं कि राजा रानी जाते हैं, है ना। अब इसको हम अलग अलग कर दें, मान लो कि क्या कर दें
कि राजा जाते हैं, रानी जाती है। दोनों अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र हैं। हमने इनको अलग अलग कर दिया तो भी अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, दोनों जा ही रहे हैं। ठीक है, तो यहां क्या होता है, इतरेतर द्वंद्व समास होता है, जहां ऐसे पदों में समास हुआ होता है जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे पर आश्रित न होकर क्या होते हैं, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, लेकिन समाहार द्वंद्व समास में समाहार का अर्थ क्या होता है, समूह। जहां ऐसे पदों में समास हुआ हो जो अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से पृथक न होकर एक दूसरे पर आश्रित हों। मतलब एक के बिना दूसरे का अर्थ नहीं हो सकता, मतलब ये दोनों मिलकर ही, मतलब जितने भी पद रहते हैं वे आपस में मिलकर ही वे भाव दे पाते हैं, वे अर्थ दे पाते हैं। मतलब अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो इतरेतर द्वंद्व समास में जितना पद दिए रहता है उतना ही होता है, लेकिन समाहार द्वंद्व समास में जितना पद दिए रहता है उसके अतिरिक्त छुपे हुए पद भी होते हैं जो वहां व्यक्त नहीं रहते लेकिन अर्थ में व्यक्त होते हैं। वह उदाहरण से मैं समझाता हूं, है ना। जैसे जैसे एक अच्छा उदाहरण देखते हैं, रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, इन तीन पदों में द्वंद्व समास हुआ है। इससे क्या भाव व्यक्त हो रहा है, तो न्यूनतम आवश्यकता की वस्तुएं, मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं, जिसमें केवल रोटी कपड़ा और मकान नहीं है। इसमें क्या है, रोटी कपड़ा, रोटी कहने का मतलब यहाँ रोटी बस नहीं है, मतलब इसमें दाल चावल सब्जी पापड़ सब शामिल है। कपड़ा मतलब कपड़े में सारी चीजें शामिल हैं। मकान, इसमें स्वास्थ्य भी शामिल है, इसमें पेयजल भी शामिल है, इसमें सुरक्षा भी शामिल है, इसमें आवास भी शामिल है, स्कूल भी शामिल है, इसमें सारी चीजें शामिल हैं। मतलब इसमें केवल दिए हुए इन तीन पदों के अतिरिक्त अन्य पद भी इसमें क्या है, शामिल है। और साथ ही रोटी कपड़ा मकान तीनों मिलकर जो अर्थ दे रहे हैं, क्या अर्थ, कि मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं, मूलभूत आवश्यकता की वस्तुएं। ये अर्थ अकेले न रोटी दे पाएगा, न अकेले कपड़ा दे पाएगा और न ही अकेले मकान दे पाएगा। भाई मैं ये कहूं कि सरकार का काम है कि वह रोटी कपड़ा मकान पर ध्यान दे, तो इसका अर्थ क्या है कि सरकार का काम है कि वह मूलभूत आवश्यकता की वस्तुओं पर ध्यान दे। अब मैं कहूं कि सरकार का काम है कि वह रोटी पर ध्यान दे, तो अर्थ दे पा रहा है क्या, नहीं। ऐसा लग रहा है खाने पीने की चीजों पर ध्यान दे, भूख मिटाने पर बस ध्यान दे। सरकार का काम है कि कपड़ा पर ध्यान दे, मतलब लोग पहने रहे इस पर ध्यान दे, ऐसा लग रहा है। मतलब ये तीनों मिलकर जो अर्थ व्यक्त कर रहे हैं, इनमें से कोई अकेला वह अर्थ व्यक्त नहीं कर पाएगा। मतलब अर्थ की दृष्टि से तीनों एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि एक दूसरे पर क्या है, आश्रित हैं। साथ ही दिए हुए इन तीनों पद के अलावा छुपे हुए पद हैं, जिसमें क्या है, स्वास्थ्य भी है, पेयजल भी है और सुरक्षा भी है, अन्य कई चीजें शामिल हैं इसमें, सड़क भी है ना, सब शामिल है इसमें। तो दिए हुए पद के अतिरिक्त इसमें छुपे हुए पद भी हैं। तो ये क्या है, समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है, और उदाहरण देखते हैं समाहार द्वंद्व समास के। जैसे आप घर गए बहुत दिनों बाद, तो आप मोटे हो गए थोड़े से, 2 महीने बाद घर गए बिलासपुर से, तैयारी कर रहे थे, मोटे हो गए। तो मम्मी बोलती है कि दाल रोटी खाया कर रे बेटा, दुनिया भर की चीजें मत खाया कर। तो दाल रोटी, क्या बोल रही है मम्मी, कि दाल रोटी खाया कर, दुनिया भर की चीजें मत खाया कर। तो माँ क्या बोल रही, केवल दाल और रोटी खाना है। दाल रोटी इन दोनों पदों में समास होने से वो ये कह रही हैं कि जो शरीर को लगे, शरीर के लिए जो पौष्टिक आहार है वो खाया करो, फालतू की चीजें बर्गर पिज्जा है ना, चाउमीन, ये सब मत खाया करो, दाल रोटी खाया करो। कहने का मतलब क्या है कि भाई चावल रोटी दाल सब्जी अचार पापड़ ये सारी चीजें खाया करो जो शरीर को लगती हैं। तो दाल रोटी के माध्यम से क्या बताया माने कि पौष्टिक आहार लिया करो। तो इसमें दाल और रोटी के अलावा यहाँ छिपे हुए पद भी हैं, चावल है, सब्जी है, सलाद है, सब है।
ठीक है, तो दाल रोटी में कौन सा समास है? समाहार द्वंद्व समास है, क्योंकि अर्थ की दृष्टि से ये एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, ये दोनों मिलकर ही क्या कर रहे हैं, वो अर्थ दे पा रहे हैं। जैसे कुत्ते बिल्ली, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, है ना, कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो, तो कुत्ते बिल्ली आदि जानवरों की तरह तुम लड़ रहे हो। इसमें अकेला बिल्ली की तरह लड़ रहे हो तो वो भाव नहीं दे पाएगा, कुत्ते की तरह लड़ रहे हो तो वो भाव नहीं दे पाएगा। कुत्ते बिल्ली मिलकर जो भाव दे रहे हैं, है ना। सांप छछुंदर नहीं, सांप नेवला आदि की तरह, तो सांप नेवला मतलब जिन जिन जानवरों में एक दूसरे से दुश्मनी होती है उनकी तरह उनमें बैर है, सांप नेवले की तरह उनमें बैर है। तो सांप नेवला मिलकर जो भाव दे रहे हैं बैर वाला, वो अकेला सांप नहीं दे पाएगा, वो अकेला नेवला नहीं दे पाएगा, है ना। तो इन सब में क्या है, समाहार द्वंद्व समास है, कि ये अर्थ की दृष्टि से एक दूसरे से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि क्या है, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ठीक है, समझ में आया। अब देख लेते हैं वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो वैकल्पिक द्वंद्व समास जहां दो विपरीतार्थक शब्दों में क्या हुआ हो, समास हो। अच्छा चलो, वैकल्पिक द्वंद्व समास को ना लास्ट में देखते हैं, पहले इनके कुछ कुछ उदाहरण देख लेते हैं, दोनों के, इतरेतर द्वंद्व समास के और समाहार द्वंद्व समास के। तो देखते हैं, इधर लिखता हूं मैं क्या, इतरेतर द्वंद्व समास, इधर लिखता हूं समाहार द्वंद्व समास, और यहां लिखता हूं वैकल्पिक द्वंद्व समास। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इतरेतर द्वंद्व समास के ढेर सारे उदाहरण हैं, जैसे इसी में दिए हुए हैं, यहीं से देख लेते हैं। जैसे धरती आकाश, गौरी शंकर, सीताराम, राम सीता लक्ष्मण, है ना, राम सीता लक्ष्मण। इसके अलावा पिता पुत्र, राजा रानी, भाई बहन, है ना, सास बहू, ये सब क्या है, इतरेतर द्वंद्व समास है। समाहार द्वंद्व समास में क्या क्या है उदाहरण जो इसमें दिया हुआ है, देख लेते हैं। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता मतलब ट्रैवल करने के लिए जो आवश्यक वस्तु है वो कपड़ा लत्ता वगैरह, जैसे कपड़े लत्ते रख लो, है ना। घास पात मतलब जो फालतू की चीजें हैं वे, घास पात काट दो। बाल बच्चे, बाल बच्चे मतलब सारा परिवार, बाल बाल और बच्चे मतलब दोनों का अर्थ क्या है, बच्चे, लेकिन इसमें सारा चीज शामिल है। धन दौलत, धन दौलत, फिर मक्खी मच्छर, मक्खी मच्छर, झाड़ फूंक, लंगड़ा लूला,
ये मैं बता रहा हूँ, है ना, हाथ पाँव, लंगड़ा लूला को बता रहा हूँ अभी। सेठ साहूकार, इसके अलावा और देखते हैं। नून तेल, कुर्ता टोपी, आहार निद्रा, दाल रोटी, है ना, घर द्वार, सांप बिच्छू, अन्न जल, इसी में है, और खाना पीना, ये सब किसके उदाहरण हैं? समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। ठीक है, इसी में अंधा बहरा, लंगड़ा लूला हमने देख लिया, अंधा बहरा, भूखा प्यासा, भूखा प्यासा, प्यासा है ना ये, ठीक। ये सब किसके उदाहरण हैं? समाहार द्वंद्व समास के उदाहरण हैं। और भी कुछ हो आप ना कहाँ से देखना, वही हरदेव बहरी और वासुदेव नंदन प्रसाद से सारा चीज देख लेना, कुछ छोड़ना मत, क्योंकि पूछता यहीं से है क्वेश्चन, है ना। ठीक, अब वैकल्पिक द्वंद्व समास देख लेते हैं, फिर एक स्पेशल चीज इसमें बताऊंगा मैं। वैकल्पिक द्वंद्व समास, तो जहां दो विपरीतार्थक शब्दों में समास हुआ हो वहां वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है, और इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के मध्य या प्राप्त होता है, या की जगह हम अथवा भी लिख सकते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द जहां जुड़े हों वहां क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास। जैसे पाप पुण्य, तो क्या बनता है? पाप या पुण्य। अच्छा, विग्रह भी बता देता हूं मैं, है ना। इसका विग्रह कैसे करना है? सास बहू, तो सास और बहू, बस इसका विग्रह इतना ही रहेगा। सब जगह ऐसे ही होगा, धरती और आकाश, गौरी और शंकर, सीता और राम, राम और सीता और लक्ष्मण, या राम सीता और लक्ष्मण, पिता और पुत्र, राजा और रानी, भाई और बहन। इनका विग्रह कैसे होता है? जैसे घास पात है ना, तो घास पात, तो विग्रह कैसे करते हैं? घास पात वगैरह, वगैरह मतलब जो छिपा हुआ पद है वो, या ऐसा कर सकते हैं आप, घास और पात वगैरह वगैरह, ऐसा भी आप कर सकते हो। वगैरह करके ना वासुदेव नंदन प्रसाद में दिया हुआ है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। आप आदि शब्द का भी प्रयोग कर सकते हो, घास पात आदि, ऐसा भी कर सकते हो, है ना। कपड़े लत्ते वगैरह, बाल बच्चे वगैरह, धन दौलत वगैरह, मक्खी मच्छर वगैरह, ऐसा इसका विग्रह किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। द्वंद्व समाहार द्वंद्व समास में क्या पूछा जा सकता है? जिस समाहार द्वंद्व समास में दिए हुए पदों के अतिरिक्त छुपे हुए पद होते हैं वह कौन सा द्वंद्व समास होता है? तो समाहार द्वंद्व समास, इसमें छुपा हुआ पद भी होता है। अब वैकल्पिक द्वंद्व समास में आते हैं तो इसमें विपरीतार्थक शब्द होते हैं, इसका विग्रह इस तरह से किया जाता है। तो धर्माधर्म, तो इसमें संधि हो गई है, तो धर्म या अधर्म, सच झूठ, सच झूठ, तो सच या झूठ, ये इस तरह से। तो सारे विपरीतार्थक शब्दों में क्या होता है? वैकल्पिक द्वंद्व समास, लेकिन उनके बीच क्या आना चाहिए? या आना चाहिए, ये ध्यान रखना है। जब हम उनका विग्रह करें तो या आना चाहिए। जैसे हम देखते हैं एक उदाहरण, क्या? देश विदेश। प्रयोग कैसा होता है? इसका प्रयोग करके देखो। वह देश विदेश में प्रसिद्ध है, तो या आ रहा है क्या? वह देश या विदेश में प्रसिद्ध है? नहीं, बल्कि क्या आ रहा है? वह देश और विदेश में प्रसिद्ध है। तो यहाँ या नहीं आ रहा है, और आ रहा है। तो इसमें ना, इसमें इतरेतर द्वंद्व समास है।
इसमें वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं है। वैकल्पिक द्वंद्व समास होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों के बीच या नहीं तो इसको क्या करें अथवा आना चाहिए, तब होता है वैकल्पिक द्वंद्व समास। तो ध्यान रखना है, विग्रह करके भी देखना है ना। तो देश विदेश में इतरेतर द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं है। ठीक है। शीतोष्ण, तो क्या होगा, शीत या उष्ण नहीं होगा, शीत और उष्ण। तो शीत और उष्ण, शीत और उष्ण। शीतोष्ण कटिबंध तो क्या होता है, शीत और उष्ण कटिबंध, शीत या उष्ण कटिबंध नहीं होता है ना। तो शीतोष्ण में भी इतरेतर द्वंद्व समास है, वैकल्पिक द्वंद्व समास नहीं है। तो ध्यान रखना है, वैकल्पिक द्वंद्व समास में क्या कि विग्रह करे तो या आना चाहिए, तभी वो वैकल्पिक द्वंद्व समास है। वैकल्पिक द्वंद्व समास में विपरीतार्थक शब्दों में समास हुए रहता है। तो ये द्वंद्व समास के 3 प्रकार हो गए। अब एक चीज देखते हैं कि हमने पढ़ा था क्या, एक विशेषण उभय पद कर्मधारय और समाहार द्वंद्व समास। इन दोनों में ना कुछ पदों में डाउट होता है। जनरली जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो वह द्वंद्व समास को ही टारगेट करके देता है ना। लेकिन कभी कभार विशेषणोभय पद कर्मधारय को भी वह पूछ देता है। तो दोनों में मैं अंतर बता देता हूं, आपको समझ में आएगा। वाक्य बनाकर देगा ना तभी समझ में आएगा। जैसे लंगड़ा लूला है ना, लंगड़ा लूला, इसमें कौन सा समास है, ऐसा बस देगा। तो इसमें दोनों है, इसमें विशेषणोभय पद कर्मधारय समास भी है और इसमें समाहार द्वंद्व समास भी है। अब इसको जब हम वाक्य में प्रयोग करेंगे ना तब हमको समझ में आएगा कि विशेषणोभय पद कर्मधारय है या समाहार द्वंद्व समास है। ठीक है। तो जब लंगड़ा लूला का प्रयोग संज्ञा के रूप में किया जाए, दोनों को अलग अलग संज्ञा के रूप में किया जाए। भाई द्वंद्व समास में दोनों संज्ञा होते हैं, जैसे राजा रानी, दोनों क्या है, संज्ञा है, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा है, राजा भी जातिवाचक संज्ञा, रानी भी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन कर्मधारय समास में संज्ञा नहीं होता, दोनों पद विशेषण होते हैं, है ना। या एक पद विशेषण होता है, जैसे नीलकमल, नीलकमल में नील क्या था, विशेषण था, दोनों पद संज्ञा नहीं होते। कम से कम एक पद क्या होता है, कर्मधारय में विशेषण होता है। संज्ञा में दोनों पद क्या होते हैं, द्वंद्व समास में दोनों पद क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। ठीक है। तो लंगड़ा लूला का जब प्रयोग संज्ञा के अर्थ में किया जाए, अलग अलग संज्ञा हो दोनों, तो यहां समाहार द्वंद्व समास होगा। कैसे, जैसे लंगड़ा, मान लो कोई ऐसा पद है जिसमें विकलांग व्यक्ति काम नहीं कर सकता, है ना। तो लंगड़े लूले का यह काम नहीं है। मान लो कोई ऐसा पद निकला है जिसमें विकलांग व्यक्ति काम नहीं कर सकते, तो लंगड़ा लूला का यह काम नहीं है, मतलब जो लंगड़ा है, जो लूला है, जो और किसी तरह से विकलांग है, वे यह काम नहीं कर सकते। तो लंगड़े और लूले का प्रयोग यहाँ संज्ञा के रूप में हुआ है ना, विशेषण के रूप में नहीं। ये स्वतंत्र है, इनके आगे कोई और चीज नहीं लगा है, तो ये क्या है, यहाँ समाहार द्वंद्व समास है। लेकिन यही क्या कहें हम इसको, लंगड़ा लूला आदमी आ रहा है, लंगड़ा लूला आदमी आ रहा है। तो देखो लंगड़ा लूला के बाद यहाँ क्या लग गया है, एक संज्ञा लग गई है। यहाँ लंगड़ा लूला के बाद कोई संज्ञा नहीं था, सीधा क्या था, कारक चिन्ह था। हमने पढ़ा है ना, का एक कारक चिन्ह है, कोई संज्ञा नहीं है, यहाँ संज्ञा है। तो अब ये दोनों ना इसके क्या हो गए, विशेषण हो गए, संज्ञा ना होकर क्या हो गए, विशेषण हो गए। अब ये दोनों मिलकर केवल इसकी क्या बता रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। लंगड़ा लूला आदमी, मतलब अब लंगड़ा और लूला अलग अलग नहीं है, बल्कि एक आदमी आ रहा है जो लंगड़ा भी है लूला भी है। तो दोनों मिलकर क्या बता रहे हैं, इसकी विशेषता बता रहे हैं, है ना। तो जब स्वतंत्र रूप से हो, मतलब इनके आगे कोई संज्ञा ना हो, तो ये क्या होते हैं, समाहार द्वंद्व समास होते हैं। और इनके आगे कोई संज्ञा हो तो ये क्या है, विशेषणोभय पद कर्मधारय समास होते हैं, है ना। और भी एक उदाहरण देखते हैं तो समझ में आएगा।
जैसे देखते हैं भूखा प्यासा लड़का, मतलब एक ही लड़का है जो क्या है, भूखा और प्यासा भी है ना। भूखे प्यासे से काम नहीं हो सकता, तो यहाँ भूखा अलग है और प्यासा अलग है, मतलब भूखा हो और प्यासा हो और थका हुआ हो, मतलब इसमें केवल भूख और प्यास बस नहीं है, मतलब जो अक्षम है अभी, ऐसे बात हो रही है। तो भूखा हो या और प्यासा हो और कुछ भी हो, थका हुआ हो, उससे यह काम नहीं हो सकता। तो यहाँ भूखा अलग व्यक्ति है, प्यासा अलग व्यक्ति है और थका हुआ सब अलग व्यक्ति है, लेकिन यहाँ भूखा प्यासा एक ही लड़के की बात हो रही है। तो इसमें क्या है, कर्मधारय है, विशेषणोभय पद कर्मधारय है, और इसमें क्या है, समाहार द्वंद्व है। अब मान लो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया, तो चुपचाप ध्यान में रखना है क्या, कि भैया जब इसके बाद कोई संज्ञा आ जाए तो कर्मधारय, और इसके बाद कोई संज्ञा ना रहे तो समाहार द्वंद्व समास। जैसे यहाँ संज्ञा है तो ये दोनों क्या है, कर्मधारय, और इसमें संज्ञा नहीं है, देखो कारक चिन्ह है सीधे, तो ये क्या है, समाहार द्वंद्व समास। ठीक है। अब क्वेश्चन आए जैसे लंगड़ा लूला में कौन सा समास है, आपके पास ऑप्शन में क्या है, द्वंद्व समास है, कर्मधारय नहीं है, तो आपको द्वंद्व समास लगाना है। यदि द्वंद्व समास ऑप्शन में नहीं है, कर्मधारय है, तो आपको कर्मधारय लगाना है ना। लेकिन ऑप्शन में कर्मधारय है और एक ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो आपको इनमें से कोई नहीं लगाना है। ठीक है। लेकिन आपको यह अलग से पूछा जाए कि लंगड़ा लूला में किस प्रकार का कर्मधारय है। अब कर्मधारय समास के 4 प्रकार दिए हैं, तो वहां आपको क्या लगाना है, विशेषणोभय पद कर्मधारय। और वैसे ही पूछा जाए कि लंगड़ा लूला में किस प्रकार का द्वंद्व समास है, तो वहां आपको क्या लगाना है, समाहार द्वंद्व समास। तो ये द्वंद्व समास से अलग अलग तरह के जो क्वेश्चन हो सकते हैं उसको मैंने आपको क्या किया, बता दिया है। आप फिर से यदि समझ में नहीं आया हो तो फिर से इस वीडियो को देखिए, रिवाइज कीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा दोबारा कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो ये था हमारा क्या, द्वंद्व समास। तो चलिए फिर अगले क्लास में हम अव्ययी भाव समास के साथ पुनः मिलेंगे।